अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान के रास्ते वो बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको रोकने के लिए नेशनल लेवल के ऊपर जिस रिजॉल्व की ज़रूरत है उसका मुज़ाहरा किया जा रहा है। और इस मसले के ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हुकूमत में बैठे लोग हों या अपोजिशन में बैठे लोग हों या जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, उसमें कोई ये अदम इत्तफ़ाक़ नहीं है कि हमने इसको रोकना है। इसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है कि हमें इसका मुकम्मल ख़ात्मा करना है। पाकिस्तान के बेटों को महफूज बनाना है, चाहे वो सरहद पे खड़ा फ़ौज का सिपाही हो, किसी पुलिस की चौकी पे खड़ा सिपाही हो, हमारे सिविलियंस हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या किसी मिलिट्री स्कूल के अंदर वो कैडेट्स हों, सबकी हिफाजत पाकिस्तानी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अफ़गान रास्ते से दहशतगर्दी आ रही हो या वो इंडिया वाली जानिब से आ रही हो या इंडिया की मदद से अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमले हो रहे हो, सबको रोकना ये एक नेशनल लेवल के ऊपर इस कौम का वो जो अव्वलीन हदफ होना चाहिए वो यही है कि इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है। तरीक़ाकार के ऊपर बहस हो सकती है कि हमने इसको कैसे रोकना है। टीटीपी की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो उसके ऊपर हाथ खड़ा कर देती है कि हम इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, क्योंकि 15-20 साल 25 साल वो इसी टीटीपी के लोगों के मेहमान थे इन्हीं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। तो अब उनके ऊपर तो हाथ डालने पे तैयार नहीं है, उनकी कैपेसिटी के भी इशूज़ हैं और वो हाथ डालने पे भी तैयार नहीं है। उसके ऊपर वो फतवा जारी कर सकते थे, बड़ी आसानी से कह सकते थे कि एक मुसलमान दोस्त मुल्क है जिसने हमें 50 सालों से मिलियंस ऑफ अफ़गान्स को पाकिस्तान में पनाह दी, तो इसके ऊपर हमला करना हराम है, ये कह सकते थे वो, क्योंकि बिला जवाज़ आप हमले कर रहे हैं। लेकिन वो उसके ऊपर भी मादा नहीं है। तो इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान हो, वो हैं दोनों एक ही सिक्के के दो रुख और दोनों का मकसद इस वक्त यही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अदम इस्तेहकाम का मुज़ाहरा करना है। और एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये तलखी बढ़ रही है तो उसी वक्त उनकी अब इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ कुर्बत बढ़ रही है। आज भी उनके एक मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। वैसे किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री को अपने कहाँ पे ताल्लुकात रखने हैं और कहाँ नहीं रखने उसका हक़ है। जहाँ वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के साथ मज़ीद बढ़ाएं, उसमें भी किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान में अगर दाखिली अदम इस्तेहकाम इस सबब हो रहा है कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ जितने उनके करीबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर टीटीपी की पनाहगाहें हैं और वहाँ इंडिया की फ़ंडिंग की मदद से और उसके वो जो मास्टर माइंड्स हैं वो भी इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं उसको टारगेट देते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक करना है या एफसी का हेडक्वार्टर है इसके ऊपर जाकर हमला करना है, और असला वो अमरीकी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त ऐसे अजीबोगरीब डायनामिक्स है पाकिस्तान के मुखालिफ कि वो असला अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, पैसा और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो इंडियन इस्तेमाल करते हैं और सरज़मीन अफ़गान इस्तेमाल करते हैं और हमला पाकिस्तान के ऊपर करते हैं। तो हमें नेशनल लेवल के ऊपर एक बाकायदा कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है सारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इस वक्त अगर कोई मुखालफ में आवाज़ें आती हैं पीटीआई के लोगों की या केपी गवर्नमेंट से आती हैं कि वो कहते हैं कि डायलॉग करें, तो उनको भी इंगेज करें। रियलिटी जब लोगों के सामने रखी जाए तो कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ से मुखालफत करे कि ये हमला हुआ है तो हमें इसको रोकना है। इसको सारे तैयार होंगे कि हाँ इसको रोकना है, इसका सद्देबाब करना है। तरीक़ाकार के ऊपर सिर्फ बहस हो सकती है कि पहली तरजीह कौन सी है और दूसरी तरजीह कौन सी है। तो हमें नेशनल एक्शन प्लान को बाकायदा एक अपडेटेड शक्ल में उसके ऊपर डायलॉग करके उसको नेशनल लेवल पे इन्फोर्स करना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 28वीं आईनी तरमीम, उसके ऊपर आजकल बहुत शोर होता है। ना उसको मुकम्मल तौर पर यह कहा जाता है कि हमने 28वीं नहीं लानी, ना ये बताया जाता है कि उसके अंदर क्या लाना, लेकिन मुख्तलिफ उसकी शक्लें जो हैं सामने आती हैं। एक उसका जो अवलीन टारगेट नज़र आता है वो NFC अवार्ड है और NFC अवार्ड के ऊपर इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एक्टिवली उस चीज़ की खुद हामी है। खुद इमरान खान उस चीज़ के हामी थे कि इसको दोबारा से मुतवाज़न बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उसका टिल्ट सूबों की तरफ वसाइल का बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे वफाक के हाथ बहुत तंग हो गए हैं, डेट सर्विसिंग और डिफेंस के लिए भी पैसा नहीं है। तो इसके ऊपर भी आप इंगेज कर सकते हैं, जिसपे मुख्तलिफ ख्याल जो सियासी जमातें हैं एक मेज़ पे बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता दे सकती हैं। इसके अलावा नए सूबों के ऊपर बहस हो रही है। उसका जो अभी तरीक़ाकार यह है कि जब तक कोई सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास नहीं करती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वफाक कमज़ोर हो जाएगा। इसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय पैदा करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और लास्टली एक सर्वे आया है जो लेबर फोर्स के हवाले से, इसने ये बताया है कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसमें 0.8% इजाफा होकर 7.1% पर पहुँच गई है। वैसे तो ये बज़ाते ख़ुद नंबर बहुत अलार्मिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत
अंडर स्टेटेड नंबर है। ये मैं सारी उम्र इकॉनमी पे रिपोर्ट करता रहा हूँ। पिछले 5 सालों में जितनी मैंने अबतरी पाकिस्तान की इकॉनमी में होती देखी है तेज़ रफ्तारी के साथ, वैसे 30-35 सालों से हमारा डाउनवर्ड ही ट्रेंड है। हम कभी ऊपर की तरफ आए नहीं है। एक साल समझने लगते हैं तो 2 साल फिर नीचे को लुढ़क जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये वर्स्ट पॉसिबल जो सिनारियो है ये वो है। आपके पढ़े लिखे जो बच्चे, माँ बाप सारी उम्र लगा कर, पूरे पाकिस्तान में, शायद साउथ एशिया सारे में कुछ ऐसा ही रुझान है कि माँ बाप सारी उम्र 2 चीज़ों पे ही लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में और एक अपना घर बनाने में। और इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों काम मुमकिन नहीं है। ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना वो अपना घर बना सकते हैं। और जो सारा कुछ लगा के अपने बच्चों को पढ़ा लेता है उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती। तो ये 7.1% नंबर बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर सेनेट और नेशनल असम्बली को बहस करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। लेकिन ये नंबर ख़ुद इसके दुरुस्त होने पे भी मेरे डाउट्स हैं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो करंट लेवल है उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसको ऊपर करने के लिए कई तरीके होते हैं। वो इंजीनियर्ड नंबर निकाल लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी है, डोमेस्टिक वो जो अनपेड वर्कर्स होते हैं उसको ऊपर ले जाते हैं। देहातों के अंदर वो जो खेतों में काम करने के लिए अगर घर का कोई औरत या बच्चा मदद करता है तो उसको भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में डाल के तो ऊपर ले जाते हैं। तो मेरे उसके ऊपर थोड़े से खदशात हैं कि ये नंबर लार्जली अंडरस्टेटेड है। ख़ास तौर पर अगर ये देखा जाए कि पढ़े लिखे बच्चों में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो वो अलार्मिंगली हाई लेवल होगा। उसी सबब पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी जॉब या कोई भी जॉब मैसर नहीं आती। तो वो फिर बच्चे पढ़ लिख कर तरीका ढूंढते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाए। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करने के साथ शुरू हैं जनरल तारिक रशीद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आप अगर वलीद साहब ये लेबर फोर्स सर्वे के हवाले से कमेंट कर सकें, जो इस वक्त सूरत हाल है, और ये लेबर फोर्स सर्वे बजाते खुद भी परेशानी का ही नंबर ज़ाहिर करता है, कोई अच्छा नंबर ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस नंबर को फर्दर एवेलुएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, मेरे से आप क्या तवक्को करेंगे? मैं इसको किससे तशबीह दूँ इन आदाद शुमार को? फॉर्म 47 जहाँ वहाँ नंबर ऊपर नीचे होते हैं, एक हज़ार को 10,000 बना दिया जाता है, 10,000 को 1,00,000 बना दिया जाता है। 100 पोलिंग स्टेशनों में 9% टर्नआउट है, अगले 150 पोलिंग स्टेशन में 30% टर्नआउट है, उससे अगले 200 पोलिंग स्टेशनों के अंदर 70% टर्नआउट है। जब इस तरह के फिगर्स जो हैं हमारी मशीनरी प्रोड्यूस कर सकती है तो ये तो छोटा सा मतलब मामला है, दायां बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं तो नंबर्स ही है ना। किस चीज के बारे में है? मैं तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि नंबरों को इधर से उधर करना नंबरों को इधर से उधर करना। आपको पता है ना, आप यकीनन आप जानते होंगे कि ब्राजील के एक सदर को जेल हो गया था, खातून थी गालिबन, वो कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे करने के ऊपर ही उनको जेल जाना पड़ा था। ये पिछले इसी 8-10 साल की बात है, वन एग्जाम्पल। और दूसरा उसके अलावा आई थिंक इसको आप देखें उस तनाजुर में भी कि ये जो IMF की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, करप्शन वाली, बिल्कुल करप्शन वाली, ये भी अक्कासी करती है एक पूरी स्टेट सेटअप के बारे में, और किस तरह से एक मतलब एलीट कैप्चर के ही बारे में उसने मुसलसल वो उसी के ऊपर उसका इशारा होता है। और चलें, उसमें नंबर्स की फजिंग का इतना तो जिक्र मैंने नहीं देखा इस वाली रिपोर्ट में, कहीं और उसका जिक्र जो है वो आता रहा है। लेकिन यहाँ बातें बड़ी हैरान कुन है। अब जिस तरह कह रहे हैं ना, ये आप अनएम्प्लॉयमेंट वाले नंबर पे ये इनफॉर्मल सेक्टर को उन्होंने बीच में डाल दिया है, अनपेड वर्कर्स को अंदर होता है, लेकिन आप उसको बड़ी आसानी के साथ नंबर को टेम्पर करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी 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 जी, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सूरत हाल अर्बन एरियाज के अंदर है, इट इज़ परहैप्स द वर्स्ट वन जो मुझे रिसेंट पास मैंने देखी है। मेरी अर्ज तो यही है कि जी हमारे रियासती निज़ाम की तो अब तलाई तमगे की मुस्तहक बन गई है ना नंबरों की मैनिपुलेशन में। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 8 फरवरी का इलेक्शन है, और अब ज़िमनी इंतखाब उसी का तसलसल है। आप किसी एक तो तज्जिया निगारों की कहते हैं ना, जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। आज का डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें, हॉलो विक्ट्री उसको कहा हुआ है। या आप उसके अलावा तज्जिए देख लें, 8 फरवरी के तज्जिया, 9-10 फरवरी की दुनिया की हुकूमतों के ऐलान जो हैं वो सुन लें कि क्या थे। उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट तो लीक करके आ गई, EU की नहीं आई, उन्होंने दबा कर इसलिए रखी हुई है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मशरूत रखा हुआ था कि आप हमें देंगे और हम चाहेंगे रिलीज करेंगे, हम आप नहीं रिलीज कर सकते। तो वो अभी तक ढकी छुपी हुई है। और तमाम दुनिया के तरफ से जो बयानात आए थे उस मौके पर भी वो ये थे कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सेटल किया जाएगा जो भी कुछ हुआ है। अब ये 28वीं और 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अब कोई तवक्को हो सकती है कि ये तो 26वीं 27वीं तरमीम में ये तो 2-3 इस्लामाबाद के हलकों का ही तलब कर लिया था जब रिकॉर्ड, तो जजेस की ट्रांसफर और पोस्टिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया, हाई कोर्ट जजेस की। तो मैं ये सिर्फ आपको एक पूरा एक रियासती निज़ाम और उसके एक सिस्टम और उसकी एक सोच की बात जो है अर्ज कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में IMF की रिपोर्ट की एक बात काबिल ज़िक्र बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि
क्या है उन्होंने, मेरे ख्याल में नंबर, इफ़ आई एम नॉट रिमेंबरिंग इनकरेक्टली, 75% हमारे टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट, आमदन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान के गरीब लोगों में पड़ता है, और ये एलीट जो है वो इसको एंजॉय कर रही है अनफॉर्चुनेटली। तो आई एम सॉरी जी, ये सारा मैं मतलब इस बात के ऊपर जो है आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात की, मैं उसको टोटल इसके मजमूई तौर पे मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये सारा सेटअप है। अच्छा जनरल साहब, आप इकॉनमी आपका एरिया नहीं होगा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना, जैसे लेबर फोर्स का नंबर है, इसी तरह भी चंद दिनों के अंदर, आई थिंक 3-4 हफ्तों के अंदर एक और सर्वे आएगा जिसको कहते हैं हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे। बिल्कुल। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसकी बुनियाद के ऊपर आइंदा के लिए अपनी इक्तसादी मनसूबाबंदी करते हैं। आपका जो नया एनुअल प्लान आता है, आप प्लान करते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको किस तरीके की ग्रोथ चाहिए जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके। तो अगर नंबर कोई हमने पहले से बेड़ागर करके रखा हो, जाली नंबर तैयार किया हो। अब मैं इकॉनमी कवर करता था ना, तो एक प्लानिंग कमीशन में बड़ा लतीफ़ा मशहूर होता था कि ये 30 जून के करीब बजट आने से पहले एक एनुअल प्लान की मीटिंग होती है जिसमें नंबर शंबर निकालते हैं, ग्रोथ का कितना होगा। तो उसमें ये बहस ये हो रही होती थी कि इस दफ़ा नंबर की कटना आ जाए। ये नहीं थे एस्टिमेट करते कि ग्रोथ कितनी है, वो कहते थे क्या करना है, 5 तो उतने करने हैं कि 5 तो दल्ले रखने। तो दिस इज़ रॉन्ग। बेसिकली हम अपने आप को धोखा देकर पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते, पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर कर देते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, We should be honest with ourselves. We should be honest with ourselves and also honest with our state. देखिए हम जहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान पाक नेशन, पाक धरती। सर ये नारों के लिए और अमल करने के लिए हम कुछ और हो जाते हैं, अमल करते हुए कुछ और हो जाते हैं ना। मतलब हज उम्रे तो करते हैं, चाहे हराम की कमाई से करें, वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो अल्लाह ने कहा कि भाई मैं आपकी 2 चीज़ें देखूंगा, आपका दिल देखूंगा क्योंकि दिलों में मैं रहता हूँ, और आपके अमल देखूंगा। और 2 फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने हमारे कंधों में बिठाए हुए हैं, वो ज़रा सुस्ती नहीं करते। आप देखें सूरज रोज़ निकलता है, अपने हिसाब से गुरूब हो रहा है, और कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान की खिदमत के लिए लगा दी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बहैसियत पाकिस्तानी और स्पेशली मुस्लिम कि जो कहें सच कहें, और मुसलमान तो झूठ बोल ही नहीं सकता। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि फिगर के क्या जैसे मर्जी आप मैनिपुलेट कर लें। देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया हुआ। अब यहाँ से रिको दे का हम सुन रहे हैं, संदे का सुन रहे हैं, 5 हैं यहाँ दरिया हैं, दुनिया ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, 4 हमारे मौसम हैं, और बड़ी वाइब्रेंट आवाम है। और वो आवाम ऐसी है कि दहशतगर्दी की लानत में देखें कैसे साथ मिलकर अपने अफवाज के खड़ी हुई है। और मार का हक हो या 65 की वार हो, जो भी हो, देखिए आपने तो 6 गुना बड़े दुश्मन को हमेशा शिकस्त दी है। तो हमारे लीडरों को भी यही चाहिए कि अवाम का मफाद सामने रखें, सही फिगर्स लेकर आए। अगर फॉर्म 47 की बात होती है तो देखिए जजेस को चाहिए डिसीजन दें, इलेक्शन कमीशन को चाहिए उस पर फैसला करे। सही चाहिए वाली बात अगर हो जाए तो पाकिस्तान अब तक ना सही हो गया। और देखिए इसमें अकाउंटेबल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं समझता हूं जब तक हम चेक एंड बैलेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे और लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, तो देखिए पार्टियां एक दूसरे को अंडरमाइन करती रहती हैं। जिसकी हुकूमत होती है उस अपोजिशन को अंडरमाइन करती है, चाहे पीडीआई के वक्त पे हमने देखा ये हुआ। अब हम देख रहे हैं जब अपोजिशन बात करती है तो उसको सुनना चाहिए, और कौमी मफाद के तहत, जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने कहा कि मुझे एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से अजीज है, तो ये हमारा मोटो होना चाहिए। अवाम को सामने रख के पॉलिसीज बनाए तो देखिए दिनों में हमारा मुल्क चेंज। अब देखें सबसे हमारी 37,000 रुपए एक लेबर की तनख्वाह है, और जजेस की परफॉर्मेंस वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, और वो 3 से 4 मिलियन रुपए एक जज लेता है। सर तो देखिए ये हमें कम जो है ना 39,000 रुपया इस नए लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक, तो और अगर आप डॉलर टर्म्स में इसको कन्वर्ट करें ना तो 5 सालों में इसमें भी कमी आ गई है बजाय बढ़ने के। अंदाजा करेंगे महंगाई आपकी यहाँ चलेगी, और तो जो आपकी हम सारे पाकिस्तानी हैं, और हमें हर एक शख्स का मफाद उतना ही अजीज होना चाहिए या किसी प्रिविलेज बंदे का, और ये गैप कम होना चाहिए, और जो पॉलिसी बनाए उसमें अवाम को महवर बना के रखें। अब 104 रुपये पे डॉलर था, वो इस हकदार को कहते थे 104 पे रोक के रखा हुआ है, तो उस वक्त ये कोई 35-36 हज़ार रुपये थी, तो कुछ $350 बन जाती है जी। अब आपका 300 पौने 280-82 रुपये पे डॉलर है जी। तो अब आपकी 39,000 है, कुछ $125 देखिए आप फिगर तो आपने लोगों को मजीद गरीब कर दिया। देखिए आप फिगर फजिंग ये देखें, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का जो बजट बनाने के लिए भी, जब हमारे चंद जो थे लोग वेल प्लेस थे, कुछ रियासतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, तो डॉलर 1 रुपए का जो था, 1 रुपए का 1 डॉलर था तकरीबन। तो अब जब इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो रही है तो इतना गैप क्यों आ रहा है? ये सारे फिगर्स की मैनिपुलेशन है। कॉमन सेंस तो उसको बात को उसको समझ नहीं आती। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलकत बराए कानून और इंसाफ, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले 28वीं तरमीम का ही आपसे पूछ लें। जी बिल्कुल
सर क्या करना चाहते हैं आप? एनएफसी वार्ड, नए सूबे, लोकल बॉडीज इलेक्शन, पॉपुलेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम, क्या करना चाहते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं 27वीं के टाइम पे भी डिस्कस हुई थी और मोर और लेस जो हैं चीज़ें, ये कॉन्टूर्स जो हैं वो यही हैं, लेकिन हार्श रियलिटीज़ ये भी हैं। अगर आप देखें कि एक कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई है और ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, कौमी मफाद की चीज़ें हैं, किसी सियासी जमात के मफाद की बात नहीं हो रही यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं आपसे इतना ये ज़रूर कह दूँ कि 74-75 वोटें हैं हमारे बड़े इत्तेहादी की, और फ्रॉम द वेरी आउटसेट उनकी रजामंदी के बग़ैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बग़ैर किसी किस्म की तरमीम आप दोनों ऐवान में नहीं ला सकते। लेकिन उसके साथ साथ सर आप ला सकते हैं, बंदा तोड़ के आप तादाद पूरी कर लेते। नहीं, मैं ये देखें, 1-2 वोटों की हो तो फिर आप कायल कर सकते हैं दूसरे बेंचेस से, और उनको कायल करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कायल आप कर सकते हैं जिस तरह ये 2 लोग कायल हुए। सर कायल की बजाय भी बड़े काम की चीज़ है। नहीं, कायल मैं तो कायल पे ही कारबंद हूँ, और कायल करने का बिल्कुल आप उनको अपने आर्ग्यूमेंट से, जिस तरह अबरो साहब की अगर आप तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ, और जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की वो इसलिए की क्योंकि ये वो चीज़ें थी जो एनएफसी को 28वीं का हिस्सा बनाएंगे। एनएफसी का जो तरीकाकार, एक 18वीं आईनी तरमीम के अंदर एक शिक है कि सूबों का हिस्सा जितना आप दे चुके हैं उससे मजीद कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, वो आपको ऑल्टर करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डालने पड़ेगी वो चीज़ को। उस बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आपने जो इशारा किया है जिस तरफ, वो आर्टिकल 160 सब आर्टिकल 3 की तरफ आपने किया है। जब आप एक दफ़ा जितने पैसे दे दिए उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा ही होंगे या उतने ही होंगे। लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमें किसी आईनी तरमीम में जाना ही ना पड़े, उसको एनएफसी की मीटिंग में डिस्कस करके कम से कम यह है तमाम तर सूबे मिल बैठ के वफाक के साथ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सूबों की मजबूती की बात की जाए, सूबों की खुद मुख्तारी की बात की जाए, फिर साथ साथ आप वफाक को जो है वो मजबूत ना करें। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो आपको करना है और जो लाजमा मलजूम है। एनएफसी की मीटिंग 2 दफ़ा पोस्टपोन हुई है, 2 दफ़ा शेड्यूल हुई, 2 दफ़ा पोस्टपोन हुई। उसके अंदर एक प्रपोजल यह है कि डेट सर्विसिंग और डिफेंस के ऊपर सूबे अपने अपने कुछ परसेंटेज तय कर लें और अपना हिस्सा देना शुरू कर दें, तो हम यहाँ से वो जो 57.2% रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो सूबों में चले जाए, और इसी तरीके से AJK और GB को जो आप ग्रांट्स दे रहे हैं वो आप डिविजिबल पूल में डाल दें। तो ये अगर काम आप कर लें तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर सूबे खुद से तैयार हो जाए, ये बड़ा मुश्किल बात है। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, और इसमें खाली सिर्फ ये बात नहीं है। मैं इससे एक हाथ आगे जाके आपसे ये भी कहता हूँ, ये भी आप इसके ऊपर ज़रा सोचिए कि PSDP की जितनी भी फंडिंग वफाक से होती है, क्या वो प्रोजेक्ट्स सारे इस्लामाबाद में होते हैं या वफाक में होते हैं? वो तो सूबों में होते हैं। वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स तो सूबों में लग रहे होते हैं। मुस्तफ़ीद तो देखें ना, तमाम तर पाकिस्तानी उन तमाम तर सूबों की आवाम हो रही होती है। कहने का मकसद ये है कि इसका कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म, और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे ले पर्सन को भी अगर ये नज़र आ रहा है कि जब वफाक को डेट सर्विसिंग करनी है, डिफेंस स्पेंडिंग करनी है, सोशल प्रोटेक्शन करनी है, PSDP के लिए करना है, तो कम से कम आप इस हवाले से तो देखें कि आप किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। और एक बैलेंसिंग एक्ट आपको करना ज़रूरी है इन हालात में, और वो नागुज़ीर होता जा रहा है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी मलिक साहब, तब तक हम किसी भी आईनी तरमीम की तरफ नहीं बढ़ सकते। कॉन्वर्सेशन ज़रूर शुरू हुई, वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, हमारे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी उन्होंने भी बात की, दीगर भी जमातें बात कर रही हैं। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो तय करना ज़रूरी है, वो हमें बैठ के करना पड़ेगा। 18वीं पे भी और नए सूबों पे भी आई थिंक उसका मेन्यू जो भी आप क्राफ्ट कर लें, लेकिन कॉन्टूर्स उसकी यही हैं, एजुकेशन, पॉपुलेशन, NFC, दीगर जो चीज़ें आपने मेंशन की। इसी हवाले से देखें, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वलीद साहब, इसके ऊपर क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए? आपकी जमात की एक पोजीशन इनको एडवांटेज करती है, वो पता नहीं है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। NFC के ऊपर आप पब्लिकली इस बात के हामी है कि उसको रिव्यू करना चाहिए। जी, और ख़ास तौर पे मैंने आपको आपके पिछले हफ्ते भी आपके शो पे ये अर्ज़ किया था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको बड़ी उलझन थी इस बात के ऊपर कि 57% जो है वो सूबे ले जाते हैं और 53% तकरीबन वफाक के पास रहता है, और उसमें 43.8%, सॉरी जी, बिल्कुल जी, 43% जो है वो वफाक के पास रह जाता है, जिसमें डिफेंस और डेट सर्विसिंग सबसे सरे फहरिस्त हैं। और बिल्कुल उस वक्त ये बात दुरुस्त
थी और आज भी उस असूलन ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप इशारा ये कर रहे हैं कि जी उसके हवाले से हम कोऑपरेट करें, मतलब आइन की जो 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए जो उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, जो उसकी एमैस्कुलेशन कर दी गई है, उसके बाद अब हमसे क्या तवक्को की जा सकती है। बल्कि आप अगर 26वीं तरमीम के बाद ही देखें, उस वक्त भी कोई बात शुरू हुई थी, ये आज से तकरीबन 1 साल पीछे चले जाएं, कि कोई गुफ्तो शनीद और वो सारा सिलसिला गवर्नमेंट और अपोजिशन का। तो उसमें अगर आपको याद हो उस वक्त हमने क्या शराइत रखी थी। हमारी शराइत ये थी 26वीं तरमीम वापस ली जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हो। नंबर 3 9 मई की इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी हो। और नंबर 4 तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए बशमूल चेयरमैन इमरान खान के। तो ऐसे माहौल के अंदर असूलन हमारी पोजीशन कुछ भी हो, मतलब मैं समझता हूं पर्सनली कि जो आगे आने वाली तरामीम के बारे में अब ये सारा कुछ इसको ज़मी बोस करके आइन के पूरे ढांचे को, इसके पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को, इसमें इख्तियारात की तकसीम को मलिया मेट करके, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस को नेस्तो नाबूद करने के बाद अगर आप बात करते हैं एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करना है, जिसको असूलन मैं समझता हूं कि पीटीआई उसको समझती है कि ये दुरुस्त है, इसको करने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि जी सूबे ज़्यादा बनाए जाएं, इस पे पार्टी का मौक़िफ़ अभी इतना वाज़ेह मुझे नहीं है, लेकिन मैं खुद समझता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर एंड वट एवर कि ये एक मजबूत करता है फेडरेशन को अगर फेडरेटिंग यूनिट्स ज़्यादा हों, अब बशर्ते कि एथनो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन्स पे हो। तीसरा, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाना, हकीकी तौर पर मुअस्सर बनाना। ये तमाम चीज़ों पर असूलन मैं समझता हूं कि कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो चुका है, जिस तरह से हम कड़ाही में से आग में छलांग लगा चुके हैं, उसके बाद मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा अपनी पार्टी को। मेरा मशवरा मांगा गया अगर तो कभी भी नहीं कोऑपरेट करना चाहिए, एक ब्रेक, क्योंकि उसके पस मंजर में जो है वो उसकी वजह है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे जनरल तारिक रशीद से इस पर बात करेंगे, क्योंकि प्रोबेबली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपोजिशन में बैठी भी ख़ास तौर पर उनको साथ में लाया जाए तो उसकी मजबूती बिल्कुल मुख्तलिफ होगी एज़ कम्पेयर टू 26वीं और 27वीं में। ख़ास तौर पर 27वीं में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो मुनासिब नहीं होता किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल तारिक साहब, जब आइनी तरमीम की बात हो तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन किसी को इख्तलाफ नहीं है, एनएफसी को रिव्यू करना है, दुरुस्त करना है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। सूबों के ऊपर बहस हो सकती है, राय अम्मा हमवार हो तो ठीक है, इत्तेफाक राय से चलना चाहिए। तो क्यों नहीं डायलॉग होता आपस में, हम एक को फिक्स करके उसका बंदा उठा के तादाद क्यों पूरी करने की कोशिश करते हैं? 27वीं वाला तरीका यही था, 2 बंदे कम थे, बंदे उठा के पूरे कर लिए हमने। देखिए, ये पहले भी इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं, जब लोग फ्लोर क्रॉस करते रहे। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन तो नहीं होती, बट हमने अपनी मलिक साहब आगे चलना है, सीख के अपनी गलतियों से। अब देखें, सूबों की बात देखें, इंडिया को देखें, 28 सूबे हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये 36 बन जाते हैं। अफगानिस्तान को हम किसी खाते में नहीं समझते, वो 34 सूबे उनके भी हैं। तो ये देखें, इंडिया ने 55 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, वहां पे उन्होंने इस पे लड़ाई नहीं की। वो तिलगो स्टेट वाला एक इनको इशू शुरू हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। हम तो फंस जाते हैं ना। मकसद ये है कि छोटी अगर सूबे होंगे मैनेजेबल होंगे, और जो आपने डायलॉग सर, डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायलॉग करें, क्योंकि सारों अब देखें दहशतगर्दी की जो लहर चल रही है, और केपीके का लगता है जैसे एमएफएसी पे कि वो वजीर आला साहब बात नहीं सुन रहे। मेरा ख्याल जरूरत है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको समझाया जाए। उन्होंने बयान तो दिया है कि मैंने ब्रीफिंग्स ली हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलें। देखिए, पाकिस्तान हमारा है, हमने मिल के इसको संवारना है, और ये जो छोटे सूबे होंगे बेहतर मैनेज हो सकेंगे। और जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, देखिए दुनिया में ये सिस्टम कामयाब है कि निचले पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है ना, इसमें समहाउ डायलॉग बहुत मिसिंग फैक्टर है। हम लोगों को एंगेज नहीं करते, एम्ब्रेस नहीं करते। उनको खुद लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, दीवार से लगाओ, बात नहीं सुननी है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने अली मीन गंडापुर साहब से जितने इंटरव्यू किए, और मैं केपी में पिछले साल 1.5 साल में जितनी दफ़ा जाने में मौका मिला, खुद पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप थी केपी की, देवर कन्विंस के फ़ौज की मदद के बगैर इस वक्त इनकी तश्कीलें आती हैं 25-25, 30-30 की, और उनके पास जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं और थर्मल नाइट विजन डिवाइसेस और पता नहीं क्या कुछ वो मुझे बताते थे, मुझे सबके नाम भी नहीं आते। वो अमेरिकी असला जो छोड़ के गए हुए हैं, तो वो कहते थे फ़ौज की मदद के बगैर हम नहीं कर सकते, वी नीड देम। तो अगर ये ब्रीफिंग्स इसको सुहेल अफरीदी को भी मिलेंगी तो वो भी समझ जाएगा, और कोई आई थिंक जी टॉक टू ईच अदर। वो पता नहीं हम क्यों नहीं बात करने पे तैयार क्यों नहीं है। ये करना चाहिए, ये हमें लाना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी, देखिए फौज क्या है, फौज पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमान नहीं है, और जो फौज में कुर्बानियां दे रहे हैं लोग, वो देखें शातें हो रही हैं, अवाम साथ खड़ी हुई है,
वो कहते हैं हमारे 10 बच्चे भी शहीद हो जाएं तो हम तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। तो फौज भी पाकिस्तानी है। फौज के जो 10 बच्चे शहीद होते हैं जी, वो मेरे बच्चे हैं, वलीद साहब के बच्चे हैं, अकील साहब पाकिस्तानी अवाम के बच्चे हमारे ही है ना, पाकिस्तानी अवाम तो के वो बच्चे दर्द तो सारों को है, सबको है। तरीकाकार के ऊपर वलीद साहब आई थिंक तो उसमें हमें इनसे सीख के आगे चलना है। सियासतदान भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, चाहे शहीद हो रहे हैं या गाजी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। हमने मिलकर इसको बनाना है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना है, अपनी इंटरेस्ट को पीछे, पार्टी के इंटरेस्ट को पीछे रखना है। हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के इंटरेस्ट हम पहले रख लेते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उसको हम रेलीगेट करते हैं। हमें सूबे छोटे बनाने चाहिए ताकि बेहतर मैनेज हो सके, और लोकल बॉडी सिस्टम लाना चाहिए, और एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो। अगर आप परफॉर्म करें, उसको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपने करप्शन की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। फिर बिल्कुल सही। वली साहब, जो अफगान इशू है जी, जो उधर से टेररिज्म आ रही है, उसमें अब कोई बहाम नहीं है, सबको हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरफ से आ रहा है, और पीछे इंडिया की जो उसको फाइनेंसिंग और सपोर्ट है वो भी मौजूद है। तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ है, तो इसके ऊपर भी डायलॉग, इंगेज एक दूसरे से किया जा सकता है। क्या तरीका होना चाहिए? बड़ा दिलचस्प सवाल है, और मैं आपको अपनी बड़ी जैसे कहते हैं ना ईमानदाराना राय देता हूँ। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान 3 फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त जो है अंडर अटैक है। ऑफ कोर्स हॉस्टाइल हमारा नेबर इंडिया, हिंदुस्तान तो है ही है। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी अब आपने अभी खुद ये बात की कि वाज़े हो गया है कि क्या सिलसिला हो रहा है। तो वो अब जो वेस्टर्न फ्रंट है उधर से भी जो है खुले अटैक आ रहे हैं। और तीसरा हमारा इंटरनल एनिमी भी जो है वो भले जहाँ भी कहीं से बैक्ड हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल डायलॉग का एक बड़ा अहम नुक्ता जो है और इब्तदाई नुक्ता, और आप ये देख लें कि इसमें ख़तरनाक एलिमेंट किस तरह से आता है, और ज़्यादा जो उसको ख़तरनाक बनाता है वो ये है कि जो अफ़गान हुकूमत है, वो उसको हम जो भी कुछ कहें, वो ड्यूरैंड लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद मानती ही नहीं। तो सवाल उठता है वो किसको फिर सरहद मानती है? कहाँ है उनके नज़दीक सरहद? उनका तो बयानिया यही है ना, मैं तसव्वुर करता हूँ उनका बयानिया यही है कि जो मौजूदा हमारा केपी है और बलूचिस्तान है, ये असल में उनके उसके हिस्से ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान काबिज है। ये तो वही बयानिया है जो इजराइल ने बनाया हुआ है फ़लस्तीन के बारे में। तो दिस इज़ और इस पे उनको हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की हिमायत भी हासिल है। और इस तरह की आर्ग्यूमेंट में बाय द वे वो रशिया को भी अपने साथ में, इन थियोरी कह रहा हूँ, रशिया जैसे मुल्क को भी अपने साथ में ला सकते हैं। किस तरह कि वो रशिया यूक्रेन के ऊपर क्या, वो किस बुनियाद पे उसने वो अपने उसके इलाकों को अनेक्स किया है, डॉनबास को और दूसरी जगहों को, कि ये एथनिक रशियंस है वहाँ पे। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और आई थिंक इस किस्म के बैकड्रॉप में, अब मैंने आपको जो अर्ज़ किया ना, मेरी ईमानदाराना राय ये है, असल काम पर फोकस करें, अपने अटेंशन को डाइवर्ट इधर ना करें। अब DGISPR की ब्रीफिंग में ये सारी गुफ्तगू इस बारे में हुई ना। शुरू कहाँ से होती है बात, जिसको बहुत हेडलाइंस भी उछाला गया कि जी साबिक DGISI का मामला कानूनी है, उसको हम देख लेंगे जी। आप डिफेंस मिनिस्टर से पूछते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं सच्ची, टीवी पे आके कह रहे हैं सच्ची बात है, आई डोंट नो। अब हु इज द बॉस? ये डिफेंस मिनिस्टर इज ही द बॉस, या वो जो कह रहे हैं कि जी ये कानूनी मामला है बाद में देखेंगे, और इज ही द बॉस? मुझे तो याद आता है जनरल मुशर्रफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर बार बार कोई मियां नवाज शरीफ के बारे में पूछ रहा है। लेकिन कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो है वो आमतौर पर सिविलियंस की नॉलेज में नहीं होती। तो कोर्ट डिफेंस मिनिस्टर वो ये कहते हैं कि जी ये खुफिया है, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, ही इज द मिनिस्टर। मैंने कहा हु रिपोर्ट्स टू हु? मुझे याद सिर्फ ये आ रहा है कि जनरल मुशर्रफ से जब ये सवाल किया गया, और ये दुनिया का वाहिद केस कि जी बंदा जमीन पे है जी, और वो इल्जाम है कि हाईजैक जहाज हवा में हुआ है वो, और वो जनरल मुशर्रफ ने बड़ा, आपको पता है फखर से क्या कहा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जी ये बात कानूनी है और ये वकला हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं पता नहीं PMA में या किधर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं PMA में जहां कहीं आया तो मैं सारे इम्तिहानों में पास हो गया, मैं कानून के इम्तिहान में फेल था। तो बस देयर यू आर। मैं यही मेरी, आई होप यू गॉट द मैसेज। मेरा वकील साहब, इसके ऊपर कोई किसी को अदम इत्तेफाक नहीं है कि दहशतगर्दी रोकनी है, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे मिलकर बैठ जाते इसके ऊपर? कोई वलीद साहब पाकिस्तान से बाहर से तो नहीं आए ना, ये भी वही बात करेंगे, बैठ के डिस्कस करें और कैसे आगे बढ़ना तय कर लें। बिल्कुल मलिक साहब, बात यह है कि where there is a will there is a way। और यहाँ पे मुझे माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि KP हुकूमत जो है, जहाँ पे पिछले 12-13 साल से 14 साल से मेरे भाई की पार्टी जो है वो बिल्कुल इक़्तिदार में है। अभी अगर देखें हालात वहाँ पे, तो हालात किस तरह के हैं कि वहाँ पे बिल्कुल बैठने की आप बात करते हैं, वो तो बात सुनने की बात नहीं कर रहे। अगर वो बैठे हैं, उनको ये ब्रीफिंग मिले, उनके जहन में या उनकी आंखों के सामने तमाम तर चीज़ें रखी जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दे विल एक्चुअली गिव वे
टू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने कोई हवा में ये मौक़िफ़ तो इख्तियार नहीं किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो अब UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, मतलब डेनमार्क ने भी कर दी है। वहाँ पे भी ये जो फितना अल ख़वारिज जो TTP के हवाले से या मुख्तलिफ जो आपकी वेरिएंट, लेकिन SC हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक है तो वो 3 अफगान है जी बिल्कुल। इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर जो अटैक हुआ है तो वो अफगान है, तो वो कहीं से ज़मीन से उगा तो नहीं है ना, कहीं से आया है, पूरा ट्रैक किया गया उसका। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के लिए ये जो ग्रुप्स हैं, आइसोलेटेड ग्रुप्स, जिनको पुष्ट पनाही हासिल है, जो अफगान तालिबान रजीम वहाँ पे अभी फिलवक़्त मौजूद है और वो बिल्कुल पुष्ट पनाही कर रही है इन तमाम तर ग्रुप्स की। ये देखें ना, टॉक्स क्यों फेल हुई। पाकिस्तान क्लियर पॉइंट एजेंडे के साथ, 1 पॉइंट एजेंडा था जी, हमने आपके सामने सबूत रखे हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लें और विदाउट एनी डिले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी सरजमीन पाकिस्तान, लेकिन अफगान हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेने पे तैयार नहीं है, ये तो क्लियर है ना, इसमें कुछ शक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारे शहरियों की सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा पाकिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान ने ये लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि वी विल प्रोटेक्ट आवर सिटीजंस, वी विल प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स एंड वी विल प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी। जनरल तारिक साहब, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पे KPK की जो हुकूमत है और बलूचिस्तान की, इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने अपने सूबों में अमन अमान कायम रखना है और ये जो प्रॉक्सीज इंडिया की चल रही हैं इस पर ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी है। इससे कम बात ही नहीं हो सकती। और सबसे ज़्यादा देखें सफ़र इस वक्त जो कर रहा है वो सूबा KPK का कर रहा है। और अभी जो उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि खोस्त में हमारा जो हुआ है, जितने भी इनके जो सूबे हैं, नंगरहार का, खोस्त का, पक्तिया का और पक्तिका का, वो सारे देखें हमारे वज़ीरिस्तान से, हमारे बॉर्डर के करीब लगते हैं। ये चाहिए TTP ने अपना गाय भी वहीं बनाई हुई है, उधर से आती है सारी, वहीं से आती है। देखें सारी। अब जब से हमने देखें ये बॉर्डर को सील किया है और उसमें मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन वहाँ हो रही है, लेकिन दहशतगर्दी नहीं, लेकिन वो रास्ते मौजूद है। वो देखें रास्ते मौजूद के अलावा आप देखें वो स्लीपर सेल्स के अंदर वो सिंपथाइजर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं, वो काली भेड़े, इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और देखें दर्जनों के हिसाब से मारे जा रहे हैं। कल 25 मारे बन्नू के इलाके में, आज 22 मरे। तो ये हमारी अफवाज कर रही है। अफवाज क्या, हमारे पाकिस्तान के अवाम उनके साथ है, ट्राइबल उनके साथ मिल गए, वो उनके साथ मिलकर सब ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। पहले जनरल कियानी ने आई थिंक वो राह हक और इस नाम से शायद ऑपरेशन किए थे, फिर जनरल राहील ने किए, फिर जनरल बाजवा ने आके वो रद्दुल फसाद किया, अभी फिर दोबारा ऑपरेशन 2001 से कर रहे हैं, 2001 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं आप रोक सके। आपको इसके ऊपर एक नेशनल लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें वाज़ेह रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। नो टॉलरेंस। ये रेड लाइन में ड्रॉ मैंने जो कर दी कि कोई भी आदमी, पॉलिटिकल लीडर या पार्टी अगर समझती है इस मसले पे वो स्टैंड नहीं लेती अफगान और ये तालिबान रजीम के खिलाफ या फितना और हिंदुस्तान इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ, वो स्टेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान को अंडरमाइन कर रही है। इसमें हमारी कोई शक नहीं होना चाहिए। ये इन 2 सूबों की जो मैंने कहा, इनकी रेड लाइन होनी चाहिए और प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। सूबे नहीं कर सकते, ये वफाक को, गवर्नमेंट को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, सारों को एक ही पेज पे आना पड़ेगा। सर, नेशनल एक्शन प्लान वलीद साहब, उसको बैठ के दोबारा डिबेट करने की ज़रूरत है। उसमें अपोजिशन भी, हुकूमत भी, सारे बैठे और साथ फौज के लोग बैठे, फिर आप आगे बढ़े। जी बिल्कुल, असूलन तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें और कौन सी रिकग्निशन मिली हुई है जो कि इसलिए हमें लिजिटमेसी लेने के लिए हमें इस पर इन्वाइट कर लें। बाकी हम कोई जलसा जुलूस करके निकाल सकते हैं जी, कोई पुरअमन मुजाहरा, कोई पुरअमन इज्तिमा हमें करने की इजाज़त है, हमें कुछ करने की इजाज़त है, मुझे बताएं। तो जहाँ कोई आज़ादी हमें नहीं मिली हुई जिसका वादा हमारा आइन हमको करता है, वहाँ हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये डालना कि जी आप बाकी ये जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4 जो हमारे आइन के हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं कि जी रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियासत ने किन किन हकूक को जो है उनकी अलमबरदारी या उनको जो है नाफिज करना है। दूसरी तरफ फ़राइज़ हैं, शहरियों के फ़राइज़ ये नहीं हो सकता कि एक तरफा हो कि शहरियों से या पॉलिटिकल पार्टीज से आप फ़राइज़ की जो है वो तो मांगे लेकिन उनके जो है हकूक उनको ना दें। सर, क्लोजिंग रिमार्क लास्ट मिनट। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो आपने बात की, मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि ये PTI के दौरे हुकूमत में ही रिवाइज़ हुआ था 2.0। अब उसके ऊपर फुली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सूबाई हुकूमतों के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें जो अगर कोई डिले आता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो किसी भी एक पॉइंट के हवाले से हो, तो ये फिर हम खुद डिले कर रहे हैं।
एंड वी शुड नॉट बी डिलेइंग इट। हाँ, उसके लिए अगर बैठना है, उसको रिवाइज करने के लिए बैठना है, उसके लिए बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को बैठने की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है, उसको देख लें, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो दूर की जा सकती है, लेकिन ये फिल फॉर करना ज़रूरी है। बैरिस्टर अकील साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब और जनरल तारिक रशीद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।